सोचो, अगर 23 साल की उम्र में तुम्हें चुनना पड़े जिंदगी की चमकती रोशनी या देश के लिए फांसी का फंदा, तो तुम क्या चुनोगे? बहुत से लोग शायद जिंदगी की चमकती रोशनी चुन सकते हैं, पर उसने चुना मौत को, लेकिन एक ऐसी मौत जो उसे अमर बना दी। एक ऐसा क्रांतिकारी जो बंदूक से नहीं विचारों से डर पैदा करता था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं उस व्यक्ति का नाम क्या है? सरदार भगत सिंह, जिसे गोलियों से नहीं सच्चाई से प्यार था, जिसने अपने खून के स्याही से इनकलाब लिख दी। आज के समय में जब सोशल मीडिया पर हम चीख चीख कर देशभक्ति दिखाते हैं, तब एक नौजवान बिना कुछ कहे शहीद हो गया ताकि हम सब आज़ादी में सांस ले सके। ये कहानी है उस नौजवान की जिसने एक ऐसे साम्राज्य को हिला दिया था जिसके बारे में कहा जाता था कि उनके शासन में सूर्य कभी अस्त नहीं होता। तो चलिए जाने फौलाद जैसे सोच रखने वाले भगत सिंह के इनकलाब की असली कहानी को। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल LMC मंजीत पर। भगत सिंह का जन्म 27 या 28 सितंबर 1907 को बांका गांव, जिला लायलपुर, पश्चिमी पंजाब, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है, वहीं पर हुआ था। भगत सिंह जो पिता सरदार किशन सिंह का घमंड थे, जो मां विद्वती देवी की आंखों का तारा थे, जिसे पंडित चंद्रशेखर आजाद छोटे भाई की तरह स्नेह करते थे, जिसे सुखदेव और राजगुरु दोस्त नहीं बल्कि अपने ही जिस्म का एक हिस्सा मानते थे। उस समय भगत सिंह करीब 12 वर्ष के थे जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसकी सूचना मिलते ही भगत सिंह अपने स्कूल से 12 मील पैदल चलकर जालियांवाला बाग पहुंचे तो वहां का मंजर बेहद दर्दनाक था। दीवारों पर लगे खून के छींटे अंग्रेजी हुकूमत के जुल्म और सितम की दास्तान बयां कर रहे थे। भगत सिंह ने एक कांच के बोतल में जालियांवाला बाग की उस गीली मिट्टी को भर लिया जो पानी से नहीं बल्कि सैकड़ों भारतीयों के खून से तर हुई थी। जालियांवाला बाग की उस मिट्टी को लेकर जब भगत सिंह घर लौटा, वो भगत अब किसी का बेटा नहीं था, किसी का भाई नहीं था। वो अब लाल खून से सनी इस मुल्क की मिट्टी का लाल था, करोड़ों हिंदुस्तानियों के खून का उबाल था। और यहीं से शुरू हुआ उनका क्रांतिकारी जीवन। अपने चचाओं की क्रांतिकारी किताबें पढ़कर सोचते थे कि इनका रास्ता सही है कि नहीं। गांधी जी का असहयोग आंदोलन छिड़ने के बाद वे गांधी जी के अहिंसात्मक तरीकों और क्रांतिकारियों के हिंसक आंदोलन में से अपने लिए रास्ता चुनने लगे। गांधी जी के असहयोग आंदोलन को रद्द कर देने के कारण उनमें थोड़ा रोष उत्पन्न हुआ, पर पूरे राष्ट्र की तरह वो भी महात्मा गांधी का सम्मान करते थे। पर उन्होंने गांधी जी के अहिंसात्मक आंदोलन की जगह देश की स्वतंत्रता के लिए हिंसात्मक क्रांति का मार्ग अपनाना अनुचित नहीं समझा। उन्होंने जुलूसों में भाग लेना प्रारंभ किया तथा कई क्रांतिकारी दलों में सदस्य बने। उनके दल के प्रमुख क्रांतिकारियों में चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु और भी लोग थे। काकोरी कांड में 4 क्रांतिकारियों को फांसी और 16 अन्य को कारावास की सजाओं से भगत सिंह इतने अधिक उद्विग्न हुए कि उन्होंने 1928 में अपनी पार्टी नौजवान भारत सभा का हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में विलय कर दिया और उसे एक नया नाम दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए भयानक प्रदर्शन हुए। इन प्रदर्शन में भाग लेने वालों पर अंग्रेजी शासन ने लाठीचार्ज किया। जब लाला लाजपत राय को लाहौर स्टेशन पर एक अंग्रेजी अफसर स्कॉट ने लाठियों से पीट कर लाला जी को लहूलुहान कर दिया, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। अब इनसे रहा ना गया। एक गुप्त योजना के तहत इन्होंने पुलिस सुपरिटेंडेंट स्कॉट को मारने की योजना सोची गई योजना के अनुसार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव पंडित चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर गलती से स्कॉट की जगह एक दूसरे अंग्रेजी अफसर सैंडर्स को मार दिया। इस हमले से ब्रिटिश हुकूमत बौखला गई और इन तीनों के लाहौर से निकलने पर रोक लगा दी गई। अंग्रेजी हुकूमत के कड़े पहरे की नाक के नीचे से ये तीनों लाहौर से बाहर निकल गए।
सैंडर्स की हत्या के बाद भगत सिंह एक बात तो जरूर समझ गए थे कि इस लड़ाई को हथियारों से नहीं विचारों से जीतने की ज़रूरत होगी। उस समय अंग्रेजी सरकार हर उस अखबार और मैगजीन पर रोक लगा रही थी जो उनके जुल्म की कहानियां बताने की कोशिश कर रहे थे। अब ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण ये था कि क्रांतिकारियों के संदेश को हर भारतीय तक कैसे पहुंचाया जाए। भगत को देश के लिए जान देना कोई बड़ी बात नहीं थी, पर वे यह भी जानते थे कि सिर्फ जान दे देने से क्रांति को कोई लाभ नहीं होगा। इसके लिए पूरे देश में क्रांति की मशाल जलानी होगी। इसलिए भगत सिंह ने पूरी प्लानिंग के साथ अंग्रेजों के सामने एक ऐसी जाल बिछाई जिसमें अंग्रेज जितना जीतते उतना ही फंसते जा रहे थे। भगत सिंह ने फैसला किया कि वो असेंबली में बम फेंकेंगे, पर बम ऐसी जगह फेंका जाएगा कि किसी को कोई नुकसान ना हो। वो दिन था 8 अप्रैल 1929। प्लान के मुताबिक भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ असेंबली में बम फेंका और वहां से भागने के बजाय खुद को सरेंडर कर दिया और अरेस्ट हो गए। अंग्रेज बहुत खुश थे कि जिसे हम इतने समय से पकड़ नहीं पा रहे थे, आज वह खुद चलकर हमारे चंगुल में फंस रहा है। पर अंग्रेजों को यह मालूम नहीं था कि भगत सिंह तुम्हारे चंगुल में नहीं बल्कि तुम लोग उनके चंगुल में फंसने जा रहे हो। भगत का तो मास्टर प्लान यही था कि उन पर कोर्ट में केस चले ताकि कोर्ट की सुनवाई को वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरह इस्तेमाल करके देश के बच्चे बच्चे तक अपने विचारों को पहुंचा सके। जैसे जैसे केस चलता रहा, हर सुनवाई में अंग्रेजों की मिट्टी पलित हो रही थी, क्योंकि 500 किताबों का ज्ञान रखने वाले भगत सिंह के तर्कों को काटने वाला पूरी कोर्ट में एक भी नहीं था। अंग्रेज वाइसराय लॉर्ड इरविन इसे अपनी जीत समझ रहा था, पर भगत अपने ज्ञान और बुद्धि से अंग्रेजों के पोल खोल रहे थे। ऐसा ही एक चर्चित किस्सा है कि एक सुनवाई में अंग्रेजों ने भगत के ही एक साथी को उनके खिलाफ गवाही के लिए खड़ा कर दिया। भगत सिंह ने जवाब में इतना ही कहा कि ये मेरा साथी कैसे हो सकता है, इसे तो बम बनाना ही नहीं आता। गद्दार साथी ने इतना सुनते ही पूरे कोर्ट के सामने स्टेप बाय स्टेप बम बनाने की पूरी प्रक्रिया सुना दी। भगत और उनके साथी मुस्कुराने लगे। अंग्रेजों को भगत सिंह और उनके साथी का मुस्कुराना तब समझ में आया जब कोर्ट में सुनवाई के समय बैठे पत्रकारों ने बम बनाने की प्रक्रिया ज्यों की त्यों अगले दिन अखबार में छाप दी। बम बनाने का जो तरीका सिर्फ भगत सिंह और उनके साथियों को मालूम था, उस तरीके को भगत सिंह ने अंग्रेजों के ही कोड का इस्तेमाल करके देश के घर घर में पहुंचा दिया। बहुत जल्द अंग्रेजों को ये एहसास हो गया कि भगत सिंह उन्हें अपना मोहरा बना रखा है, तो उन्होंने एक कानून पास किया कि कोर्ट बिना अभियुक्त के भी सुनवाई कर सकता है। भगत सिंह ने अंग्रेजों के चेहरे से शराफत का नकाब पूरी तरह से खींच लिया। सारी दुनिया को यह पता चल गया कि अंग्रेज कितने डरे, सहमे और गिर चुके हैं। जेल में भगत सिंह करीब 2 साल रहे। इस दौरान वे अंग्रेजों के पांव तले जमीन खींचने का नया तरीका अपनाया, और वो था भूख हड़ताल, जो कि इसलिए भी ज़रूरी थी क्योंकि अंग्रेज जेल के बाहर ही नहीं बल्कि अंदर भी भारतीयों के साथ भेदभाव और जुल्म कर रहे थे। अब उनकी भूख हड़ताल 1 हफ्ते नहीं, 1 महीने नहीं बल्कि 116 दिन तक चलती रही। इस भूख हड़ताल को रोकने के लिए अंग्रेजी सरकार ने सारे पैंतरे आजमाए। उन्हें कोरों से पीटा, बर्फ की सिल्लियों पर लेटाया गया, उनका पानी तक रोक दिया गया, और जब भी मन नहीं भरा तो नाक में ट्यूब डालकर खाना तक डाला गया। पर क्या ही दीवानगी थी देश के लिए। जब हफ्ते और महीनों से भूखे पेट में जब खाना पहुंचता, तब ये लोग मक्खियाँ तक खा लेते थे ताकि उल्टी होने से खाना बाहर निकल जाए। दोस्तों, 2 दिन की भूख इंसान से क्या क्या करवा देती हैं। पर नमन है भारत माँ के उन वीर सपूतों का जो एक दाने को भी पेट में जाने नहीं दे रहे थे। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम और आप आज़ाद वातावरण में रह सके। मजबूरन अंग्रेजी हुकूमत को इन वीर सपूतों के सामने झुकना पड़ा और भगत सिंह की सारी मांगें मान ली गई। अब अंग्रेजों ने सोचा कि जो जुल्म से नहीं डरा उससे मौत से डराए।
लाहौर केस दोबारा खोला गया और तैयारी की जाने लगी भगत सिंह को फांसी देने की। फिर वो काला दिन आया जब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को दफ़ा 121 और दफ़ा 302 के तहत फांसी की सज़ा सुना दी गई। तारीख तय हुई 24 मार्च 1931। पूरा देश एकजुट होकर मांग कर रहा था कि भगत सिंह और उनके साथियों का फांसी ना हो, और भगत सिंह का भी यही कहना था कि हमें फांसी ना दी जाए, हम कोई टुच्चे अपराधी नहीं हैं, हम राजनीतिक कैदी हैं, हमें गोली मार दी जाए क्योंकि क्रांतिकारियों की शान गोली खाकर मरने में है। जैसे जैसे फांसी का वक्त नज़दीक आ रहा था वैसे वैसे पूरा देश गुस्से में उबल रहा था और भगत सिंह शांत थे, उस शतरंज के खिलाड़ी की तरह जिसे पता था कि उसने सारे मोहरे सही जगह बिठाए हैं। पूरे देश में लोगों का गुस्सा अंग्रेजी सरकार से संभाले ना संभल रहा था और फिर इसी गुस्से के डर से अंग्रेज़ों ने वो फैसला किया जो इतिहास में अंग्रेजी हुकूमत के चेहरे की कालिख बन गई, जब एक कैदी से डरकर उसके तय वक्त से पहले फांसी देने का फैसला किया। फांसी की नई तारीख तय हुई 23 मार्च 1931। फांसी के दिन जेल के अफसर जब भगत सिंह को फांसी के लिए ले जाने उनके सेल में गए तो भगत सिंह लेनिन पर लिखी किताब पढ़ रहे थे। उनसे कहा गया कि वक्त हो चला है। मौत से कुछ मिनट की दूरी पर खड़ा वह मिट्टी का लाल मुस्कुराकर बस इतना ही कहता है कि मुझे लेनिन की जीवनी के आखिरी पन्ने पढ़ने दिए जाएं, क्योंकि एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। भगत सिंह ने अफसरों से कहा कि चलो। दूसरे सेल से राजगुरु और सुखदेव भी आ गए, वो राजगुरु जिन्होंने शर्त लगाई थी भगत सिंह से कि देखना तेरे से पहले मैं मरूंगा, और नियति ऐसी कि आज उसी दोस्त के साथ मरने का मौका मिल रहा था। फांसी के तख्ते की तरफ जाते वक्त भगत ने नारा लगाया, इनकलाब जिंदाबाद, और उस नारे का जवाब बाकी कैदियों से इस कदर मिला कि जेल की दीवारों की नींव कांप उठी। आखिरकार 23 मार्च 1931 को शाम में करीब 7:33 पर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। फांसी के बाद कहीं कोई आंदोलन न भड़क जाए, इसके डर से अंग्रेजों ने पहले इनके मृत शरीर के टुकड़े किए, फिर इन्हें बोरियों में भरकर जेल की दीवारों को रात के अंधेरों में चोरों की तरह खुद जेल प्रशासन को तोड़नी पड़ी, क्योंकि जेल प्रशासन के अंदर ना तो इतनी हिम्मत थी और ना ही इतनी हैसियत कि वह भारत माँ के उन 3 वीर सपूतों की लाशों को जेल के मेन गेट से लेकर जा सके। इसलिए पीछे से दीवार तोड़कर उनके लाशों को फिरोजपुर की ओर ले गए, जहां घी के बदले मिट्टी का तेल डालकर ही इनको जलाया जाने लगा। गांव के लोगों ने आग जलती देखी तो करीब आए। इससे डरकर अंग्रेजों ने इनकी लाश के अधजले टुकड़ों को सतलुज नदी में फेंका और भाग गए। जब गांव वाले पास आए तब उन्होंने उनके मृतक शरीर के टुकड़ों को एकत्रित कर विधिवत दाह संस्कार किया और भगत सिंह एवं उनके साथी हमेशा के लिए अमर हो गए। भगत सिंह मरे नहीं, हर उस दिल में जिंदा हैं जो बदलाव की आग से जलता है। अगर आपको लगता है भगत सिंह की सोच आज भी जरूरी है तो ये वीडियो अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।